Hello everyone, welcome to the Photon Academy. This is the second part of our chapter Tissues जिसमें हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो, इसके पहले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के पहले तक के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर विथ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है वो अपने नाम की ही तरह क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो वाई दे आर कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, अलग टाइप्स की होंगी। मतलब ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होंगे, यानी कि बहुत सारी सेल्स है और उनके फंक्शंस भी क्या है, डिफरेंट है। और वही सारी सेल्स एक साथ आके क्या फॉर्म कर रही है, टिश्यूज फॉर्म कर रही है। तो हमने उसे कह दिया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी कि इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट होगी उन सब का अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन ये सारी सेल एक साथ आती है, कोऑर्डिनेट करती है और अपना कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब ये दोनों ही क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज एंड दे कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। अब कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या, कि वो किसी चीज़ को कंडक्ट करवा रहे होंगे, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे होंगे। तो चलो जाइलम और फ्लोएम को देखते हैं। तो सबसे पहला है जाइलम। अब तुमने पिछली क्लासेस में सिंपल सा ऐसा पढ़ा था कि जाइलम जो है वो प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा, राइट। तो जाइलम का काम क्या होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना। और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो देखो, जाइलम जो होता है वो बनता किससे है? जाइलम के अंदर होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। उसमें से जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं उनके पास मोटी सी सेल वॉल होती है। उनके सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यानी कि वो कैसे होता है, ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो, अगर पानी को उसको ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब ये पाइप जैसा हुआ है ना, कि तुमने पानी को डाला, वो एक ट्यूब के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गया। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स भी क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और क्योंकि पानी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है तो उन्होंने वॉल को कैसा रखा है, थिक रखा है। और इनको रेस्पायर करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए इनके सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, पानी को और मिनरल्स को वर्टिकली प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इजी था कि इसमें क्या था, ट्रैकेट्स और वेसल्स, है ना। अब देखो, वेसल्स मतलब बर्तन, है ना। तो तुम उसका जो काम है वो उसके नाम से याद रखो कि बर्तन में क्या रखा है तुमने, पानी, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। ओके, नाउ देयर इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। देखो, पैरेन्काइमा का एक और काम था जो हमने पढ़ा था। क्या होता है, पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रखता है। तो जाइलम को भी कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती होगी, लाइक थोड़ा बहुत खाना तो उसको भी चाहिए, पानी तो सिर्फ नहीं पिएगा वो। इसीलिए जो इसके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो फूड को स्टोर करके रखता है। अब जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक सपोर्ट देते हैं। तो ये फाइबर्स जो होंगे वो जाइलम को स्टिफ और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। तो सबका काम अपने नाम के हिसाब से था। ट्रैकेज मतलब तुम ऐसा याद रखो कि एक ट्रैक है ना, बर्तन है, वेसल्स है। तो एक ट्रैक है कि बर्तन के थ्रू पानी इधर से उधर जा रहा है। पैरेन्काइमा का काम क्या है, फूड को स्टोर करना। फाइबर्स का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब देखो, दूसरा काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम। अब फ्लोएम में क्या क्या चीज़ें होती है, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स। तो सीव ही था दोनों में, एक सेल थी छोटी छोटी और छोटी छोटी सेल्स ने मिलके क्या बना दिया, ट्यूब। दो नाम याद हो गए।
अब तीसरी होती है उसकी कंपेनियन सेल। तो देखो दो दो सीव है ना, दो दो सीव है, मतलब ये एक दूसरे की क्या है, कंपेनियन है, एक दूसरे को कंपनी दे रही है। तो उसी से तीसरी याद हो गई, कंपेनियन सेल। ऑल्सो जैसे जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते थे, वैसे ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब ये जो सीव ट्यूब्स होती है उनके ऊपर क्या होता है, परफोरेशंस, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं। अब सीव मतलब क्या होता है, छन्नी होती है ना। तो ये जो ट्यूब है वो छन्नी जैसा है। अब छन्नी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो सीव ट्यूब में भी क्या होता है, उसकी वॉल्स पे भी होल्स प्रेजेंट होता है। सिंपल। अब फ्लोएम क्या करेगा इसका, ऑब्वियसली उसका काम है लीव्स से लेके बाकी सारे प्लांट के पार्ट तक फूड को पहुंचाना। अब इसमें जो फ्लोएम फाइबर है, अब देखो क्योंकि फाइबर तो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो उनके अंदर क्या होती है, सेल्स डेड होती है। तो इसीलिए फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारे जो फ्लोएम में सेल्स है वो लिविंग होंगे। डेड सिर्फ किस में होगा, फ्लोएम फाइबर में। तो देखो ये थी प्लांट सेल। अब इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं टेबल के थ्रू। सी, दिस इज बेसिकली प्लांट टिश्यू, है ना। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। पहला कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। दूसरा कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने पहले कौन सा पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल प्रेजेंट होगी उनके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी होंगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे तीन टाइप के। अपाइकल से क्या याद रखा था, एपिक्स। एपिक्स मतलब क्या, कॉर्नर्स पे। रूट्स और शूट, शूट अपाइकल मेरिस्टम, रूट अपाइकल मेरिस्टम। इंटर कैलरी यानी कि बीच में, नॉड्स और इंटर नॉड्स में। एपिकल मेरिस्टम क्या कर रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है। इंटर कैलरी भी क्या कर रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है। तो इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। अब आती है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है कि प्लांट जो है वो मोटा होता है, मोटापे से बढ़ता है। तो इसमें कौन सी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो दिस इज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट। अब परमानेंट टिश्यू की ओर बढ़ो। परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में क्या होते हैं कि ऐसे सेल्स एक साथ आके टिश्यूज़ बनाते हैं जो एक जैसे ही है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि जो सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, एक साथ आते हैं, टिश्यू बनाते हैं, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट करके एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हो गए दो तीन टाइप के, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जिसमें पेरेन्काइमा क्या होता है, उसमें लिविंग सेल्स होंगी। कॉलेन्काइमा में भी लिविंग सेल। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होगी, डेड सेल प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स, राइट। तो ये था सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें पेरेन्काइमा में और भी दो थे, है ना, कौन से, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे दो टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा। वही दूसरी तरफ फ्लोएम फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा। जाइलम में क्या प्रेजेंट होंगे, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। वैसे ही फ्लोएम में सीव ट्यूब और क्या होती थी, सीव की सेल्स होती थी। तो दोनों सीव सीव हो गए, एक दूसरे का कंपनी दे रहे हैं, तो क्या हो गई, कंपेनियन सेल। फिर क्योंकि जाइलम में भी पेरेन्काइमा और फाइबर था, तो फ्लोएम में भी पेरेन्काइमा और फाइबर्स होगा। सो दिस इज द ओवरऑल प्लांट टिश्यूज। Now, the second type of tissue is of animal tissue.
अब देखो, एनिमल टिश्यू का सबसे पहला टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो टिश्यूज जो कि प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करे एनिमल्स में, उन्हें हम कह देंगे क्या? एपिथेलियल टिश्यूज। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना टिश्यूज की, उसे हम क्या कहेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। तो इनका काम क्या होता है? उन बॉडी पार्ट्स को और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना, कवर करके रखना। तो इसीलिए ये एक बैरियर की तरह काम करता है कि सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और बॉडी सिस्टम को एक दूसरे से अलग रखता है। राइट? तो तुम्हारी बॉडी कैसे अरेंज्ड है स्पेसिफिकली, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे है अपने काम के हिसाब से। राइट? तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से दूर रखते हैं। अब क्योंकि ये ऊपर की कवरिंग है और प्रोटेक्ट करके रख रही है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के ऊपर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं 4 टाइप के, अपने साइज और शेप के हिसाब से। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। देखो, स्क्वैमस मतलब क्या? स्क्वायर जैसा, है ना? कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल सा एक फ्लैट सा स्क्वायर है। मतलब वो उठा हुआ नहीं है, मोटा नहीं है, एकदम पतला सा स्क्वायर जैसा एपिथेलियम है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, जो ब्लड को कैरी करती है, तो उनके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो कौन से टिश्यू की होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। ऑल्सो जो हमारे लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, तो अभी के लिए तुमने एल्वेलाई का एक प्रॉपर डायग्राम नहीं देखा होगा, एल्वेलाई के बारे में तुम्हें ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है अभी के लिए कि एल्वेलाई जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या चाहिए होता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होता है। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब वो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही परमिट करेगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए। राइट? तो देखो, ब्लड वेसल्स में भी तो यही चाहिए कि ब्लड उसके थ्रू जा रहा है, तो ब्लड के अंदर वही चीज़ें जा सकती है उस ब्लड वेसल्स के थ्रू जिनको वो अलाव करेगा। यानी कि वो भी क्या हो गई? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और लंग्स की जो एल्वेलाई होती है वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें अंदर काम की है वही सिर्फ एल्वेलाई के अंदर बाहर एंटर और आउट हो सकती है। हो गया? तो तुम्हें एग्जाम्पल से ही उसका काम याद रखना है कि ब्लड वेसल्स और लंग्स की एल्वोलाई में प्रेजेंट है, तो ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका नेचर कैसा होगा? वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। ऑल्सो जो ईसोफेगिस होता है और जो हमारे मुंह की लाइनिंग होती है ना, वो भी किसकी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। तो दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कि ये स्क्वेमस ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि वही, जैसे कि मान लो तुमने क्या देखा कि स्क्वेमस एपिथेलियम में ना ऐसे फ्लैट सी स्क्वायर जैसी सेल्स है। अब वही सेल्स एक के ऊपर एक ऐसे लाइन बनाने लग जाए, ऐसे खड़ी हो जाए ब्लॉक की तरह, तो वो बड़ी बड़ी ऐसे अरेंज होके बहुत सारी लेयर्स बना देगी, है ना? कि स्क्वेमस सेल थी, वो बहुत सारी एक लाइन में आ गई। अब उसी लाइन के ऊपर और एक लाइन आ गई, वैसे ही लाइन लाइन आती गई और उसके ऊपर लेयर्स बनती गई। तब तुमने उसको क्या कह दिया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में। तो जैसे तुमने नॉर्मली सुना होगा कि हमारी स्किन में 7 लेयर्स होते हैं। राइट? हमारी जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी स्किन, वो 7 लेयर्स की होती है। तो लेयर से ये याद रखना कि इसीलिए उसके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम। तो थर्ड वन इज सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम। कॉलमनर मतलब क्या? कॉलम जैसा, है ना? मतलब क्यूबॉइड तो नहीं, लेकिन कॉलम जैसा, ऐसे लंबा लंबा सा कॉलम बने हुए हैं। सीलिया मतलब क्या होता है?
जो ऐसे एक थ्रेड लाइक ऐसे पीछे से स्ट्रक्चर बना होता है जो उसको मूव करने में हेल्प करता है। तो सीलिया ना बहुत ही छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और देखो अगर हेयर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, राइट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग पे। क्योंकि इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? जो उसके पास फूड आया उसको एब्जॉर्ब करना और उसमें से कुछ सिक्रीशंस निकालना, कुछ बाहर भी निकालना। तो ऐसे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कौन सी एपिथीलियम होगी? सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम। क्योंकि ये ऐसे लंबी लंबी है, कॉलम्स बने हुए है ना, ऐसे लंबी सी है। तो क्योंकि वो लंबी होगी तो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करेगी और उतनी ही जल्दी से बाहर सिक्रीट आउट भी करेगी। अब देखो सीलिया का कंसेप्ट कहाँ आता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके टिश्यूज में क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि सीलिया। तुमने देखा होगा ना, नाक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बाल प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। तो उस वो क्या होती है? इपीथेलियम की आउटर लेयर। मतलब वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? सीलिएटेड कॉलमनर इपीथेलियम। तो क्या होता है कि जब तुम्हें कोल्ड हो जाता है तो जो म्यूकस है वो उसी हेयर की वजह से क्या करता है? आगे की साइड खिसकता रहता है। और क्योंकि वो आगे की साइड ऐसे खिसकता है, इसी की वजह से जो नोज है वो क्लीन रहती है, क्लियर आउट हो जाती है। हियर द फोर्थ एपिथेलियम इज क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि शेप कैसी होगी उसकी सेल की? क्यूब जैसी शेप होगी, है ना। तो ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होगा? किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती है, जो ट्यूब्स होती है, वहाँ पे क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट होगा। ऑल्सो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? जो सलाइवा को बाहर निकालते हैं, सिक्रीट करते हैं, उनको बनाते हैं। तो देखो सलाइवा उसके ग्लैंड ने तो बाहर निकाला, सिक्रीट कर दिया, लेकिन उसको जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ तक उसको कौन पहुँचाता है? डक्ट्स, है ना। डक्ट क्या होता है? पाइप जैसे स्ट्रक्चर जो उस ग्लैंड से लेके जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ तक पाइपलाइन की तरह काम करते हैं। तो उन डक्ट्स में क्या प्रेजेंट होंगी? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ताकि वो डक्ट कैसा रहे? अब ऑब्वियसली सैलिवरी ग्लैंड अपना सलाइवा उस डक्ट के थ्रू पहुंचा रहा है, तो उस डक्ट के पास मैकेनिकल सपोर्ट भी तो होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तुमने सलाइवा भेजा और पता चला कि वो उतना प्रेशर ही नहीं झेल पाया और वहीं पे ब्रस्ट हो गया, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो कि उस डक्ट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ सी देयर इज अ डायग्राम थ्रू योर बुक। इसमें क्या है? सबसे पहला स्क्वैमस इपिथेलियम, है ना, स्क्वायर जैसी एक एक पतली सी लेयर की सेल्स प्रेजेंट है। दूसरी क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, यानी कि यही स्क्वैमस जो टिश्यूज़ है वो क्या करते हैं? एक के ऊपर एक लेयर को फॉर्म करते हैं। तो देखो ये कैसे एकदम ऐसे स्टैक जैसी हो गई, बड़ी सी हो गई, राइट, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? लेयर के ऊपर लेयर प्रेजेंट है। नाउ द थर्ड वन इज क्यूबॉइडल, क्यूब जैसी ऐसी लंबी लंबी होती है। अब देखो कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है उनके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा ये कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया? उसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड इट्स सीलिया। कॉलमनर में सेल कैसी होती है? लंबी लंबी होती है। तो ये डायग्राम के थ्रू तुमने देखा कि कैसे ये चारों इपिथेलियम प्रेजेंट होती है। So here comes the second type of tissue, that is connective tissue। तो देखो जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि वो ना एकदम ऐसे दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है ना। टिश्यू क्या होता है? सेल्स से मिलके बना है। तो उसके अंदर जो सेल्स है वो बहुत ही दूर दूर अटैच्ड है और इसी की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो देखो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे उनमें एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, यानी कि ये जो टिश्यू है ना उनके अंदर जैसे फ्लूइड पानी भरा होगा ऐसा तुम मान सकते हो। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कि उसमें ऐसा फ्लूइड जैसा कुछ दौड़ रहा होगा,
और वो फ्लूइड जेली जैसा भी हो सकता है, चिपचिपा वैक्सी भी हो सकता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज अवर ब्लड। तो देखो ब्लड तो तुम्हें पता ही है कि फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, पानी जैसे बहता है ब्लड। तो जो ब्लड है उसके अंदर कौन सा मैट्रिक्स होता है? पानी जैसा मैट्रिक्स होता है ना, क्योंकि ब्लड को तुमने बहते देखा है ना, पानी जैसा फ्लूइड के कंसिस्टेंसी होगी। तो ब्लड के जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। अब ये ब्लड जो है वो फ्लो करता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो यू नो कि ब्लड तुम्हारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। और कौन फ्लो करवाता है? हार्ट, है ना। हार्ट क्या करता है? पंप करता है और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। तो ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है और बॉडी में जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ ऑक्सीजन को पहुँचा देता है। डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देता है ना। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, तब वो ब्लड में छोड़ देती है ताकि ब्लड जहाँ भी जाए अपने साथ उन न्यूट्रिएंट्स को लेता जाए। ऑल्सो हॉर्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती है। अब जो सेकंड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन। तो बोन्स तो तुम्हें पता ही है कि जब तुम्हारी हड्डियां है तो उसी की वजह से तुम्हारा शरीर सपोर्ट में है ना। तो बोन्स जो है वो एक फ्रेमवर्क बनाती है जो तुम्हारी बॉडी को सपोर्ट करती है, तुम्हारी बॉडी को ना एकदम अच्छे से सलीके से दिखाती है, एक फ्रेम दिखाती है। तो दैट इज़ योर बोन। जो बोन्स अटैच्ड है तभी जाके तुम्हारी बॉडी एकदम प्रॉपर दिख रही है। anchors the muscles and supports the main organs of body। अब जो बोन्स होते हैं वो हमारी मसल्स से अटैच होते हैं और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी एकदम सपोर्ट में रहती है। सारे कनेक्टिव टिश्यू किसी ना किसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ब्लड को तो चलो तुमने देखा था कि वो फ्लूइड जैसा है तो ऑब्वियसली उसका मैट्रिक्स फ्लूइडिटी वाला होगा। लेकिन बोन को तुमने कभी देखा है कि बोन तैर रहा है ना? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो बोन की सेल्स है ना वो एकदम हार्ड मैट्रिक्स के अंदर कंपोज्ड होती है, सॉरी हार्ड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो तुमने सुना होगा कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डॉक्टर्स दूध पीने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, वो किससे बना है? कैल्शियम और फोस्फोरस से। अब देखो होता है क्या, लिगामेंट्स एंड टेंडन। अब लिगामेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन को एक साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक बोन है दूसरा बोन है, दोनों एक दूसरे से किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? लिगामेंट की वजह से। अब टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन से अटैच करता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो बोन्स है हमारे वो फ्रेमवर्क देती है बॉडी को, राइट। और हमारे मसल्स बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि बॉडी शेप में रहे, सपोर्ट मिलता रहे। तो लिगामेंट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम मैट्रिक्स होती है, क्योंकि देखो वो बोन को बोन से कनेक्ट कर रही है। अब बीच में वो थोड़ा ही ग्लू लगाएगी, राइट। ऐसे याद रखो कि हड्डियाँ हड्डियाँ से जुड़ रही है तो उसमें तो तुम्हें बस छोटे से ही ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसमें छोटा सा मैट्रिक्स ही होगा। टेंडन्स जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होता है और उनकी ना बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होती है, एकदम पकड़ अच्छी होती है और उसी की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब देखो क्योंकि ये मसल से बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो मसल्स और बोन्स एक साथ क्या होता है? अच्छे से फ्लेक्सिबली जुड़ जाते हैं। इसलिए टेंडन्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं कि आसानी से मूव हो सके। अब कार्टिलेज जो होता है वो ना वाइडली स्पेस्ड सेल होती है, यानी कि कार्टिलेज की जो सेल्स होंगी
वो ना एकदम दूर दूर होंगी, और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन्स और शुगर से। अब देखो, अगर सेल्स थोड़ी सी दूर है, इसका मतलब वो हार्ड नहीं है ना। कार्टिलेज जो है वो हार्ड नहीं है, इसका मतलब कार्टिलेज भी कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। ऐसे तुम मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। अब तुमने अपने कान को हाथ लगा के देखा है? उसको मोड़ते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ की हड्डी टूट जाती है, राइट? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। अब देखो, तुम्हारी स्किन प्रेजेंट है ऊपर के लेयर में, स्किन के नीचे क्या है? मसल्स। तो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन और मसल को जोड़ के रखता है, राइट? कनेक्टिव का काम ही तो हमें अब पता चल गया कि वो क्या कर रहा है, कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना, वो किसी ना किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं। तो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू किसको जोड़ रहा है? स्किन और मसल्स को। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन द बोन मैरो। अब देखो, बोन मैरो से ही ब्लड जो है वो बाहर आता है ना। बोन मैरो ब्लड बनाता है। तो ये एरुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन और मसल्स को जोड़ के रखते हैं उसकी वेसल्स और उसके नर्व्स के आजू बाजू से। अब आती है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो तुम्हारी बॉडी में ये जो सारा फैट जमा होता रहता है ना, जिसकी वजह से तुम मोटे दिखते हो, वो कहाँ स्टोर होता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू, जिसका नाम है एडिपोस टिश्यू, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन और ऑर्गन्स के बीच में, राइट? तो तुम लोग मोटे क्या कहाँ दिखते हो? तुम्हारी स्किन और तुम्हारे ऑर्गन के बीच में ही वो फैट जमा हुआ होगा, है ना। चर्बी कहाँ चढ़ी होगी? तुम्हारी स्किन और तुम्हारे ऑर्गन के बीच में। तो एडिपोस टिश्यू क्या करेगा? तुम्हारे सारे फैट को स्टोर करके रखेगा। इसी वजह से तुम मोटे दिखोगे। हियर इज द अनदर काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर से पता चल रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा? मसल्स में, राइट? मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी होती है। और क्योंकि मसल्स से क्या होता है कि तुम मसल से मूवमेंट कर पाते हो, है ना। तुम जो हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो, वो किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। यही होता है, राइट? तो इसीलिए मस्कुलर टिश्यूज़ ही वो टिश्यूज़ है जिसकी वजह से तुम मूवमेंट कर पाते हो, तुम्हारी बॉडी हिल पाती है। तो मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो देखो, तुम्हारा जो हाथ है ना, उसको ब्रेन से सिग्नल मिला कॉन्ट्रैक्ट होने का, मतलब ऐसे ऊपर चला गया। अब उसने बोल दिया कि रिलैक्स हो जाओ, मतलब वो वापस नीचे चला गया, है ना। तो तुम्हारा मूवमेंट हो गया हाथ का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसी की वजह से क्या होता है? तुम्हारी बॉडी मूव कर पाती है। और ये किसकी वजह से हो पाता है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से, जो कहाँ प्रेजेंट है? मसल के अंदर। अब मस्कुलर टिश्यू होंगे 3 टाइप के। अब सबसे पहला मस्कुलर टिश्यू होता है स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल से पता चल रहा है कि स्केलेटन बोन्स के पास प्रेजेंट होगा, है ना। अब देखो, तुम्हारे जो बोन्स है कहाँ प्रेजेंट होंगे? हाथ पैर में, है ना। तो क्या तुम अपने हाथ पैरों को अपनी मर्जी से हिला पाते हो? राइट? जब तुम्हें भूख लगी होती है तो तुम्हारा हाथ हिलने लग जाता है। जब तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो तुम्हारे पैर मूव करते हैं। तो तुम्हारी मर्जी पे ये चलते हैं, राइट? तो इसीलिए ये कौन से मसल हो गए? वॉलेंट्री मसल। तो वॉलेंट्री मसल वो होते हैं जो तुम अपनी मर्जी से मूव कर पाओ। तो स्केलेटल मसल भी तुम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है? बोन्स से अटैच होते हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्केलेटल मसल के ऊपर ना स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है। स्ट्राइएशन मतलब क्या? ऐसे बैंड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल की जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? लंबी सी, सिलेंड्रिकल शेप की, अनब्रांच्ड होगी, मतलब ऐसे सीधी सीधी होगी, कोई ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस बाहर नहीं निकल रहे होंगे। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि ये जो मसल होगा ना, इसके अंदर जो सेल्स है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे।
सो दिस इज द स्केलेटल मसल। अब देखो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। अब तुम्हारे पेट के अंदर तुम सारी जो मूवमेंट है, क्या वो तुम्हारे कहने पे चलती है? तुमने अभी बोला कि चलो स्टमक, डाइजेस्ट माय प्रोटीन इनसाइड द स्टमक, तो पेट तुम्हारी बात मान लेता है। पेट बोलेगा कि हाँ रुको, अभी तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्ट करवाता हूँ। ऐसा तो नहीं होता, राइट? वो तुम्हारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, उसी हिसाब से तुम्हारा पेट काम करता है। तो मतलब इसका जो मूवमेंट होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे मसल्स को क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मसल, जिसको तुम वॉलेंटियर ना कर पाओ, यानी वो तुम्हारे कहने पे मूवमेंट ना करे। अब स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइरिस ऑफ आइज में, यूरेटर्स में, किडनी के पास, है ना, और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। अब देखो स्मूथ मसल को तो तुम नाम से ही याद रख सकते हो कि यूरेटर्स भी सॉफ्ट ही होते होंगे ना। ये जो सारे ऑर्गन्स है ये तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कैसे एकदम स्मूथ से है, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया है? स्मूथ मसल्स। अब इनके ऊपर वो स्ट्राइएशंस नहीं होंगी, इसलिए इसे हमने कह दिया अनस्ट्राइटेड मसल्स, यानी कि इनके ऊपर बैंड जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होंगे और इनकी सेल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेल जो होंगी इन मसल्स की, स्मूथ मसल्स की, वो लॉन्ग होंगी, लंबी सी होंगी, और उनकी एंड ना ऐसे पॉइंटेड होगी, मतलब ऐसे बहुत ही किनारे वाली जो है उनकी कॉर्नर्स होंगी। अब आती है कार्डिक मसल। कार्डिक मतलब क्या? जो हार्ट से रिलेटेड हो, है ना। तो देखो तुम्हारा हार्ट भी ऑब्वियसली ब्रेन के रिदम से, ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से चलता है। जब तुम कहते हो तभी तो वो पंप नहीं करता, वो तो हमेशा पंप करता रहता है। जैसे उसको ब्रेन से सिग्नल आता है वैसे वो पंप करता है। तो इसीलिए कार्डिक मसल्स भी क्या हो गए? इनवॉलेंट्री मसल, राइट। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कार्डिक मसल कहाँ प्रेजेंट होंगे? हार्ट में। हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो इसी में ये मसल्स हेल्प करेंगे। इनकी सेल्स कैसी होंगी? सिलेंड्रिकल शेप की होंगी, ब्रांच्ड होंगी, ऐसे ना ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी, और यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी इनके सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। Now see, here is the diagram of striated muscle. यानी कि ये सबसे पहले कौन सी मसल्स गिवन है? स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स के ऊपर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट थे, राइट, ऐसे बैंड जैसे स्ट्रक्चर। तो तुम्हें इस पे दिख रहे होंगे कुछ बैंड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ऑल्सो ये कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो देखो इसके ऊपर 1, 2, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब दूसरा है तुम्हारा स्मूथ मसल। तो जैसे स्मूथ मसल्स का देखा था कि इनकी जो पॉइंट होती है, मतलब इनकी जो एंड होती है वो पॉइंटेड होती है ना। तो डायग्राम में ही दिख रहा है। और इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप की सेल प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब आ जाओ कार्डिक मसल पे। तो कार्डिक मसल्स के ऊपर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है ना। इसमें भी देखो बैंड्स प्रेजेंट है। इनके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अवर कार्डिक मसल। Now the last type of animal tissue is our nervous tissue. तो जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होंगे वो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलेशन के लिए। स्टिमुलेशन क्या होता है? एक मैसेज देना, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सेल ना मैसेज को ट्रांसपोर्ट करवाती है बहुत ही जल्दी, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ऐसा कहाँ नेसेसरी होता है? ब्रेन में, है ना। ब्रेन से कोई सिग्नल आया, स्टिमुलस आया, इंफॉर्मेशन आई, है ना। स्टिमुलस क्या करती है? इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। अब मान लो कि तुम्हें कुछ गरम लगा, राइट। तो तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे हाथ को बहुत ही जल्दी से ऐसा मैसेज पहुंचाना होगा कि हैंड को रिमूव करो, क्योंकि वो बॉडी को हार्म कर रहा है, गर्मी हो रही है, गरम लग रहा है हाथ, राइट। तो जैसे ही ब्रेन ने सिग्नल, स्टिमुलस छोड़ा, वैसे ही वो फटाफट से एक जगह से गया हाथ तक, दूसरी जगह तक, और जब वो स्टिमुलस वहाँ तक पहुँचा तब हैंड रिमूव हो गया, राइट।
तो दिस इज़ हाउ नर्वस टिश्यूज़ की जो सेल है वो काम करती है। तो देखो, ये कहाँ प्रेजेंट होगी? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। यानी कि ये जो सेल्स है वो न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होगी और इसीलिए वो क्या बनाएगी? नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यूज में जो सेल्स होती है उन सेल्स का एक स्पेसिफिक नाम है जो कि है न्यूरॉन्स। तो जो ब्रेन की सेल होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि आगे एक सेल बॉडी होती है, फिर पीछे एक लंबी सी एक्सोन होती है और लास्ट में एक नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। दैट इज, देखो सबसे आगे ना ये जो पोर्शन है दैट इज इट्स सेल की बॉडी, दैट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये जो बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो बाहर निकले पड़े हैं इनका नाम है डेंड्राइट्स। अब पीछे एक लंबी सी डंडी है जिसको हमने कह दिया एक्सोन और लास्ट में इस नर्व की क्या है? एंडिंग्स प्रेजेंट है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक सिग्नल आए डेंड्राइट्स के पास, राइट। अब वो जो सिग्नल्स है वो इसके थ्रू ऐसे पास आउट करेंगे और नर्व एंडिंग के थ्रू ये जो मैसेज है वो दूसरी जगह तक पहुंचा देंगे। तो अब आया समझ कि क्यों जो न्यूरॉन होता है वो ब्रांच्ड होता है, क्यों ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर होता है? क्योंकि वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है। अब मैंने जिन सिग्नल्स की बात की, जो मैसेजेस की बात की, उन्हें क्या कहा जाता है? नर्व इम्पल्स। यानी कि एक नर्व की इम्पल्स जनरेट हुई, एक सिग्नल जनरेट होता है और वो नर्व फाइबर से होते हुए लास्ट तक पहुंच जाता है। यानी कि आप ऐसा समझो कि जो आगे की सेल बॉडी थी और पीछे जो नर्व एंडिंग थी, तो उस सेल बॉडी से लेके नर्व एंडिंग तक जो तुम्हारी इम्पल्स है वो ट्रैवल कर रही है। अब ये जो नर्व की इम्पल्स है, जो सिग्नल है, वही जो है अलाव करती है हमें हमारे मसल्स को हिलाने में। यानी हम जो सब कुछ मूव कर पा रहे हैं, जो भी कुछ कर पा रहे हैं, ये सब कुछ कौन देख रहा है? हमारा ब्रेन। क्योंकि ब्रेन का ही जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है? हमारे सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही रैपिडली ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने मसल्स को मूव कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एवरीवन। होप you guys like this video lecture. Bye. Keep studying and hustling.